हेलो एंड वेलकम टू दी रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 की वीडियो सीरीज में आज अपना नया टॉपिक है 3.4 विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इस टॉपिक के अंदर अपन ये समझेंगे कि किस प्रकार से एक सिस्टम जिसमें क्या है द्विध्रुव पड़ा हुआ है उसके कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि चैप्टर नंबर 1 में अपन ये चीज़ पढ़ी थी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किसी कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण। वहां पर अपन ने दो स्थितियां पढ़ी थी। एक तो स्थिति पढ़ी थी अक्षीय, जहां पर अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला था E अक्षीय बराबर 2p 4πε0 इंटू 1/r³। और दूसरी स्थिति अपनी निरक्षीय, वहां पर अपन ने निकाला था विद्युत क्षेत्र P/4πε0 इंटू 1/r³। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि किसी द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों पर ही विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान है, तो उस हिसाब से विद्युत विभव का भी कुछ मान होगा। ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आपको अंत तक इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव की गणना करने के लिए सबसे पहले अपन को किस चीज की आवश्यकता है? विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या सिस्टम होता है जिसके अंदर दो ऐसे बिंदु जहां पर समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश विद्यमान होते हैं, जिनके मध्य की दूरी क्या होती है? बहुत ही अल्प। तो चलिए मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर -q चार्ज तथा बिंदु B पर प्लस का q चार्ज विद्यमान है, जिनके दोनों के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी? बहुत ही अल्प। मान लिया कि वो अल्प कितनी है? 2a। जिसका मध्य बिंदु, जिसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु, उसको मैंने मान लिया O। तो O से देखो A B के बीच की दूरी होगी अपने पास 2 है, तो OA और OB बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका केंद्र बिंदु है। उसकी दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास? A। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है अपने पास P। इस बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है? विद्युत विभव। अब इसकी विद्युत विभव की गणना करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अपन को इस बिंदु P की A से दूरी और B से दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो मान लिया कि इसकी बिंदु A से जो दूरी है वो दूरी है अपने पास स्मॉल r1, जबकि B से दूरी है स्मॉल r2। बिंदु P O से मिलाने वाली जो रेखा है वो बना रही है इसके अक्ष से थीटा कोण। कितनी डिग्री का कोण बना रही है? थीटा कोण। ठीक है, तो बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव।
अब जो बिंदु ए पर जो अपना जो चार्ज है वो है माइनस का क्यू, तो अपन को चिन्ह के सहित लेना पड़ता है, क्योंकि अपन को बताया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है अपने पास के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ चलाते हैं अपन। तो बिंदु ए के कारण मान लिया मैंने वी ए, जो अपना विद्युत विभव है उसको मैंने मान लिया वी ए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के माइनस का स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। कितनी दूरी है R1, तो यहाँ पर आ जाएगा R1। अगर इसको कुछ और रूप में निकला है, मान लिया कि यहाँ पर जो मीडियम है वो निर्वात या वायु है, तो 1 के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का क्यू अपॉन R1। इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। जिस प्रकार से अपन ने बिंदु ए के कारण जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज उपस्थित था उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकाला, उसी प्रकार से अपन बिंदु बी पर जो प्लस का क्यू चार्ज उपस्थित है उसके कारण भी विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर आपका विद्युत विभव, तो वही वाला सूत्र V बराबर के क्यू अपॉन आर से देखते हैं। बी बिंदु पर जो अपना चार्ज है वो है प्लस का क्यू, तो चिन्ह सहित ले लेंगे इसकी वैल्यू भी। इसको मैं मान लेता हूँ क्या है वी बी। ठीक है, अब ये आ गया आपका के, चार्ज कौन सा है प्लस का क्यू, और उनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है अपने पास R2, तो ये ले ली मैंने R2। वही माध्यम क्या था निर्वात या वायु, तो के की वैल्यू हो जाएगी वी बी इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इससे पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज थे Q1 Q2 Q3, उसके कारण पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक बिंदु P था, उसके ऊपर विद्युत विभव। तो अपन ने वहाँ क्या कर रहा था, वहाँ पर बीजगणितीय योग करा था कि V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी एक सिस्टम ही हो गया, विद्युत द्विध्रुव भी आपका एक सिस्टम ही है। तो उस सिस्टम में मात्र दो ही आवेश है, एक तो माइनस का क्यू आवेश है और एक है आपका प्लस का क्यू आवेश। इसके कारण बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है विद्युत विभव, तो क्या करेंगे इसके कारण इसके ऊपर निकाल लिया, इसके कारण इसके ऊपर निकाल लिया। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, अर्थात कि आपका जो बिंदु P है, आपका जो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव वो क्या हो जाएगा आपका V टोटल, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी VA प्लस VB। ठीक है, तो V टोटल की वैल्यू निकालते हैं आप, तो VA की वैल्यू है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का क्यू अपॉन R1 प्लस का साइन। VB की वैल्यू है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पॉजिटिव का क्यू अपॉन R2। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। तो ये आ गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर आएगा प्लस का आपका 1/R2। ये प्लस का था इसको मैंने पहले लिख लिया, ये माइनस का इसको लिख लिया अपन ने बाद में। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम अपने पास आएगा R1 R2, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेने पर अपने पास एलसीएम आ रहा है R1 R2। ठीक है, R2 से R2 कैंसिल, तो R1 बचेगा, R1 इंटू 1, ये हो गया अपने पास R1। R1 का भाग दिया तो क्या बचेगा R2, तो ये आ गया अपने पास माइनस का R2। अब इस R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। वो किस प्रकार निकालते हैं, कुछ नहीं करना, अपन को जो ये डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम में अपन को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव। वो बदलाव क्या है देखते हैं। अपन क्या करते हैं, ये जो OB रेखा है, OP रेखा है, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये मैंने इस OP रेखा को
थोड़ा आगे बढ़ा दिया, मतलब OP रेखा को क्या बढ़ाया, थोड़ा आगे की ओर, आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ाने से होगा क्या, इसके बाद अपन को एक चीज करनी पड़ेगी कि जो बिंदु है B और A, इनसे अपन को खींचने पड़ेंगे इसके ऊपर लंब। मान लिया कि बिंदु A से मैंने इस रेखा पर लंब खींचा, OP रेखा पर, वो बिंदु B C पर जाके मिलता है, और B से जो लंब खींचा वो में जाके मिलता है बिंदु D पर। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण की सहायता से अगर ये कोण थीटा है तो उसी प्रकार से ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब कि जो आपका एंगल है BOD वो है आपका थीटा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका जो एंगल बनेगा AOC वो भी क्या बन जाएगा, थीटा। चूंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं ये दूरी बहुत अल्प है, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ लेके जाऊँ तो ये मिलेगा कहाँ, ये जो रेखा है PB वो बराबर हो जाएगी इस DP रेखा के। कि आपकी जो PB लंबाई है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, PD के। कहने का तात्पर्य ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, R2 के। उसी प्रकार से अगर मैं इस AP को थोड़ा सा इधर खिसकाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अल्प है, तो AP को अगर इसको खिसकाऊंगा तो ये जो पूरी बनेगी, ठीक है, AP वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, AC के। मतलब अगर लिखना चाहूँ इसको पूर्ण रूप से, चूंकि देखो कि जो आपकी डिस्टेंस है R का मान जो बहुत बड़ा होता है A से, ठीक है, अगर शॉर्टली बताऊं तो क्या हो जाएगा कि जो आपका AP बनेगा वो लगभग बराबर बन जाएगा आपकी PC के। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका PB बनेगा वो लगभग बराबर बन जाएगा PD के। चित्र में देखते हैं अपन कि AP बन रहा है, लगभग बराबर बन रहा है PC के। क्यों, क्योंकि ये बहुत दूरी अल्प है। अगर मैं इसको उठाकर लेके जाऊंगा तो यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा ये बहुत ही कम करेगा, तो लगभग इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस डायग्राम में देखेंगे कि इस बिंदु को उठाकर लेके जाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये बहुत ही कम होगा, तो ये कहाँ पर जाएगा, इस बिंदु D पर ही जाएगा। इसलिए अपन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो PB है वो बराबर हो रहा है PD के। उसी प्रकार से ये जो बिंदु AP की जो दूरी है R1 वो बराबर हो रही है इस PC। ठीक है, तो इन दोनों ही चीज़ों को अपन काम में लेकर एक कुछ कार्य करते हैं। तो आगे देखते हैं कि चित्र में अपन देखेंगे कि OP है जो आपका, ये जो आपका OP है इसको मैं दो खंडों में तोड़ सकता हूँ। पहला खंड तो ये आपका OD और दूसरा DP। मतलब कि जो अपना OP है इसको मैं तोड़ सकता हूँ आपका OD प्लस साथ ही साथ आपके DP के। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि OP बराबर है OD प्लस DP। इसी प्रकार से एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा AP, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, CP के। तो इसको भी अपन O से P और O से C में तोड़ सकते हैं कि CP इसको मैंने तोड़ दिया OC और OP में, कि आपका जो AP था वो ऑलरेडी किसके बराबर है, PC के। उस PC की वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी, OP क्या OC प्लस OP, ये आ गया आपका OP। मतलब आपके पास दो समीकरण आ गए, एक तो आ गया OP इजिकल टू OD प्लस DP, साथ ही साथ आपका आ गया AP बराबर PC बराबर OC प्लस OP। तो इन दोनों समीकरणों से अपन देखो R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एंगल ले रखा है थीटा। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि मैंने एंगल ले रखा है आपका थीटा। तो पहले कुछ इस समीकरण में बदलाव देखते हैं। OP की वैल्यू आपके पास कुछ है क्या, OP की वैल्यू है अपने पास स्मॉल r, OD की वैल्यू अपन को ज्ञात नहीं है, और DP अपन ने यहाँ पर बना रखा है कि जो DP हो बराबर है आपके PB के। तो DP बराबर है BP के, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी R2। तो अपन को OD की वैल्यू निकालनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर भी देखें कि AP की वैल्यू है अपने पास R1 बराबर
ओ सी इसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, प्लस ओ पी की वैल्यू है अपने पास स्मॉल आर। तो यहाँ पर ओ डी और ओ सी की वैल्यू अपन को चाहिए। ओ डी ये वाली और ओ सी ये वाली, इन दोनों समीकरणों की आप वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से अपन इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात शॉर्ट ट्रिक आपकी लाल कक्का से आधार बटे हुए कर्ण जो होता है आपका होता है कोस थीटा बराबर आधार बटे हुए कर्ण। तो इस जो समीकरण देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक आपका ए है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है आपकी, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो जाती है आपकी लंब, ये होगी आपकी लंब, ये होगी आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, कि इस वाले त्रिभुज में ओ डी बी, इसको मैं अगर शॉर्टली यहाँ बनाऊँ, त्रिभुज आपका ओ डी बी कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल, ये आपका थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है आपकी लंब, ये बन गया आपका आधार और ये आपका बन गया कर्ण। तो इस कर्ण की जो वैल्यू है अपने पास है ए। ठीक है, अब आधार बटे हुए कर्ण, कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे हुए कर्ण। आधार क्या हो रहा है आपका? आधार का नाम है आपका ओडी। ठीक है, तो आधार आ गया आपका ओडी बटे हुए कर्ण, कर्ण कितना है आपका स्मॉल ए। तो इस ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस ओडी की वैल्यू जाएगी आपके पास ए कोस थीटा, यही आपको चाहिए थी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू आ गई, इसको अपन ने नाम दे दिया स्मॉल a1। उसी प्रकार से इस त्रिभुज जो आपका ए ओ सी है उसकी बात कर लेते हैं। अगर उसको मैं बनाऊंगा तो उसको कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका सी, ये आपका ई, ये जो एंगल था आपका थीटा, यहाँ से यहाँ तक है जो आपका है ए। तो थीटा के सामने वाली भुजा जो बन गई वो आपकी बन गई, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार और ये आपका हो गया कर्ण। तो यहाँ पर बन गया आपका कोस थीटा आधार बटे हुए कर्ण। आधार क्या है आपका ओ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डायग्राम में गलती होगी, इस डायग्राम को अपन वापस बनाते हैं। तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से आपका, ये था आपका सी बिंदु, ये था आपका ओ और ये था आपका ए। ठीक है, ओ और सी, ओ और ए के बीच की दूरी आपको दे रखी है स्मॉल है। ठीक है, अब ये था आपका थीटा, क्या था आपका थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा थी आपकी, थीटा के सामने वाली भुजा वो तो आपकी होगी लंब, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। अब कोस थीटा अपन जानते हैं क्या होता है? आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार क्या है आपका ओ सी बटे हुए कर्ण दे रखा है आपको ओ ए। ओ ए की वैल्यू कितनी स्मॉल है, तो ये स्मॉल है। तो यहाँ से अगर ओ सी की वैल्यू निकालें तो ओ सी की वैल्यू निकल रही है आपकी ए कोस थीटा। ओ सी की वैल्यू क्या निकल रही है आपकी ए कोस थीटा। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर स्मॉल a2। ऊपर इस समीकरण में देखिएगा कि r बराबर है आपका OD प्लस R2। तो r इजिकल टू OD की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली कितनी, a कोस थीटा। ये लिख लिया अपन ने a कोस थीटा प्लस का हो गया आपका वो R2। वैसे समीकरण इसमें देखेंगे कि R1 की वैल्यू क्या होगी OC है आपका a कोस थीटा प्लस स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूँ तो R2 की वैल्यू ये स्मॉल r का ये पॉजिटिव का तौर से जाएगा तो आपका नेगेटिव का हो जाएगा, ये होगा आपका नेगेटिव का। और यहाँ से R1 की वैल्यू आई रखी है। अब अपन को ज्ञात करना था जो फाइनल समीकरण आई थी ना अपने पास V टोटल की, वो V टोटल की समीकरण आई थी अपने पास Q अपॉन 4πε0 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। यहाँ से अपन को निकालनी थी R1 माइनस R2 की वैल्यू और R1
R2 की वैल्यू, इन दो समीकरणों की अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करते हैं अपन इन दोनों समीकरणों की वैल्यू। अपने पास समीकरण R1 आई है, वो है a cos थीटा प्लस r, और जो R2 आई है वो है r माइनस a cos थीटा। सबसे पहले अपन को बात करनी है R1 माइनस R2 की, ठीक है। ये आती है आपके पास समीकरण नंबर A3 मान लेते हैं, इसको A4 मान लें। R1 माइनस R2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, A3 में से A4 घटा दूँ। अगर A3 में से A4 घटा दूंगा तो मेरे पास R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा, सबसे पहले ये आपका A कोस थीटा प्लस का R, इसमें से अपन को घटाना है R माइनस A कोस थीटा, A कोस थीटा प्लस R, ऐसा का ऐसा ही, प्लस माइनस आपका हो गया माइनस का R, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस A कोस थीटा। तो ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का R तो हो गया आपका कैंसल आउट, ये R1 माइनस R2 ऐसा का ऐसा। तो R1 माइनस R2 क्या बच जाएगा, यहाँ पर A कोस थीटा A कोस थीटा, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2A कोस थीटा। तो सबसे पहले R1 माइनस R2 की वैल्यू तो अपने पास आ गई है, y है 2A कोस थीटा। आगे चलते हैं, अगला जो अपना B पॉइंट था, वो B पॉइंट था अपने पास R1 इंटू R2। तो R1 R2 इन दोनों की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, A3 मल्टीप्लाई बाय A4, ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो करते हैं A कोस थीटा प्लस R इंटू R माइनस A कोस थीटा, ठीक है। R1 R2 देखिएगा, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाना, ठीक है। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी इजिकल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो उसी प्रकार से इस समीकरण को भी अपन लिख सकते हैं। देखिएगा कि r को अगर मैं पहले लिख दूं यहाँ पर, तो r प्लस a कोस थीटा और r माइनस a कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर r की जगह क्या हो गया, a की जगह क्या हो गया r, और b की जगह क्या हो गया a कोस थीटा। अब इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह आ गया अपने पास आर स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह आ गया अपना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कि R1 और R2 की वैल्यू आ गई अपने पास आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। शुरुआत में अपन ने ये चीज़ करी थी कि R की जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी होती है ए से, R का जो मान है वो बहुत ही बड़ा ए से था। तो R स्क्वायर का मान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर से। मतलब कि अगर इस पूरे टर्म को या इस पूरे पद को अगर इसमें से घटाऊंगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मतलब कि R1 R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ R स्क्वायर। तो एक समीकरण अपने पास ये आ गई, ठीक है। फाइनल समीकरण थी अपने पास वी टोटल की, कि आपका जो वी टोटल था वो वी टोटल था अपने पास, वी टोटल वो था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 R1 R2। तो अपन ने यहाँ R1 माइनस R2 की वैल्यू भी याद कर ली है और R1 R2 तो मान रखते हैं वी टोटल इज इक्वल टू, ये आपका आ गया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 की वैल्यू है आपके पास 2A कोस थीटा डिवाइडेड बाई R1 R2 की वैल्यू है आपके पास R स्क्वायर, ठीक है। तो वी टोटल जो आपका था बिंदु P पर वो आ गया आपके पास Q इंटू 2A डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर डॉट कोस थीटा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही थी तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का भी प्रयोग ले लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अंदर एक टर्म आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका परिमाण होता है किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों के बीच की दूरी, अर्थात P बराबर क्या आएगा Q इंटू 2A। तो यहाँ पर अपन को Q इंटू 2A दिख रहा है, तो उसकी जगह क्या अपन P रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, रखते हैं।
तो P टोटल बराबर हो गया आपके पास, V टोटल बराबर हो गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर कोस थीटा। अब ये थीटा है क्या, इस डायग्राम में देखिएगा, अगर मैं इस थीटा की पोजीशन चेंज करता जाऊं तो उससे क्या होगा, जो अपना जो पॉइंट रहेगा वो कभी अक्ष पर कभी निरक्ष पर। अगर अक्ष पर चाहिए अपन को तो इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मतलब कि इसी लाइन के अनुदिश चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मतलब थीटा बराबर 0 पर कहाँ पर आएगा, अक्ष स्थिति आ जाएगी। साथ ही साथ अगर निरक्ष पर चाहिए तो मतलब क्या चाहिए आपको, थीटा बराबर 90, तो इन दोनों पोजीशन पर क्या आ जाएगा, वो निरक्ष पर और अक्ष पर। तो देखते हैं कि अक्ष पर क्या होगा विद्युत विभव और निरक्ष पर क्या होगा। तो विशेष स्थितियां आपकी विशेष स्थितियां, सबसे पहली विशेष स्थिति आपकी कि जब आपका जो बिंदु है वो P वो कहाँ पर हो, अक्ष पर हो। अक्ष पर होने का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो V अक्ष पर, क्योंकि V अक्ष की अपन ने वैल्यू निकाली है P कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर थीटा बराबर है 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1, तो V अक्ष पर होगा आपका P इंटू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो पूरी वैल्यू आ गया क्या, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। और जो दूसरी स्थिति आपकी, दूसरी स्थिति है जब बिंदु P निरक्ष पर हो, निरक्ष पर हो, अर्थात थीटा बराबर होना क्या होगा आपका 90 डिग्री। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एकदम निरक्ष पर अपन थीटा बराबर 90 डिग्री ही लेते हैं। तो V निरक्षीय P कोस, अब थीटा की जगह क्या जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। चूँकि आपका जो कोस 90 है, उस कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 0, तो ये जो पूरा पद है वो क्या हो जाएगा, 0। तो V निरक्षीय क्या हो जाएगा आपका 0। तो शुरुआती कंडीशन में मैंने आपसे ये पूछा था कि जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र अक्ष स्थिति पर है और निरक्ष स्थिति पर है, तो उसी प्रकार विद्युत विभव होता है कि नहीं होता। तो अब आशा करते हैं कि आपको उसका आंसर मिल चुका होगा। तो वीडियो को देखने के लिए पूरा धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।